नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। आज अपने विसर्ग संधि में अंतिम संधि चलेगी ऋतु संधि। तो ऋतु संधि में क्या होता है, यदि विसर्ग का क्या हो जाए, र हो जाए या र का र ही रह जाए, तो वहाँ पर होती है ऋतु संधि। अब यह विसर्ग का र कब होता है या र का र कब रहता है, तो इसके लिए क्या है कि आगे तो अ या आ नहीं होना चाहिए, मतलब विसर्ग से पहले अ या आ नहीं होना चाहिए, और विसर्ग के बाद अश प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। इनके अलावा जितनी भी कंडीशनें हैं वो सब अपन ने पहले पढ़ ली है, मतलब उनके अलावा जितना कुछ बचता है वो सब ऋतु विसर्ग संधि में आता है। तो ऋतु विसर्ग संधि में देखते हैं अपन स्टार्टिंग से। सबसे पहला सूत्र है रो असूपी, और रो असूपी सूत्र क्या कहता है कि आहन शब्द के न, ये कौन सा न है, ये वाला आहन शब्द के न के स्थान पर रेफ आदेश हो जाता है। रेफ का मतलब होता है र, केवल र, रेफ आदेश हो जाता है। किंतु बाद में सुप नहीं होना चाहिए, किंतु बाद में सुप, ये प्रत्यय बताए थे मैंने, सुप नहीं होना चाहिए, केवल कुछ ही शब्द बनेंगे। तो अब देखिए कैसे होता है, इनके सारे शब्द मैं क्लियर करवा दूंगा, कुछ के आपको अभ्यास के लिए दूंगा, तो वो देख लेना। जैसे ये है आहन प्लस आह, इस शब्द की संधि करनी है अपने को। तो रो असूपी सूत्र क्या कहता है कि इस न के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आहर प्लस आह। अब जो ये र है, ये र किसके ऊपर, ये र में क्या मिल जाएगा, ये अ मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अह, र में अ मिला तो र पूरा, और पीछे है वैसा का वैसा ही। एक तो शब्द बनेगा अहरह। इसी में दूसरा शब्द है अहन प्लस गणः। यहां पर भी ये न है तो न का र हो जाएगा, आहर प्लस गणः। और जब इस र को इस ग में मिलाएंगे तो ये र इस ग के ऊपर चल जाएगा, क्या बनेगा, आहर गणः। तो रो असूपी से ये दो शब्द बनते हैं, और भी बनते हैं लेकिन आपको केवल ये दो करने हैं। एक वार्तिक है, वह है अहर आदि नाम पत्यादिषु व रेफः, कि अहन आदि शब्दों के बाद पति आदि शब्द हो तो अहन शब्द के न को, या जो भी पहला शब्द आया है उसके अंतिम वर्ण को र आदेश हो जाता है। अब अहन आदि में क्या क्या है, पति आदि में क्या क्या है, वो अभी बताऊंगा। ये वार्तिक का अर्थ लिख लीजिए। यदि अहन आदि शब्दों के, मतलब केवल इसमें अहन ही नहीं है, इसमें और भी शब्द हैं, आदि लग रहा है। अहन आदि शब्दों के बाद पति आदि शब्द हो, कौन कौन से शब्द आएंगे वो तो अभी बता ही दूंगा। पति आदि शब्द हो
तो पूर्व शब्द के मतलब प्लस के जो पहले वाला शब्द है उसके अंतिम अक्षर के स्थान पर, इसमें जो भी अंतिम अक्षर होगा या तो विसर्ग होगा या न होगा, कुछ भी होगा, उसके स्थान पर रेफ, रेफ का मतलब होता है र, आधा र, रेफ आदेश हो जाता है। इसके शब्द कौन कौन से बनते हैं वो देख लेते हैं। जैसे देखिए इन 5 शब्दों को, पहला है अहन प्लस पति, तो वो क्या कहता है, बाद में पति आदि शब्द हो, तो पति आदि शब्दों में मतलब इनमें से कोई शब्द हो, और आगे अहन आदि शब्द हो, अहन आदि शब्दों में मतलब इनमें से कोई शब्द हो, तो क्या होता है, आगे वाले शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर, ये इन शब्द में देख लो अंतिम वर्ण क्या है, क्या क्या है, अंतिम वर्ण के स्थान पर र आदेश हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, आहर प्लस पति, और जब इसको संयुक्त करेंगे तो ये र किसके ऊपर चल जाएगा, इस प के ऊपर, क्या होगा, आहर पति, ये र प के ऊपर चल गया। अहन प्लस निसम, तो क्या होगा, आहर प्लस निशम, और संयुक्त करेंगे तो आहर निशम। ये र की आवाज़ कहाँ पर आती है, इस र की जिस शब्द के ऊपर चढ़ा हुआ है उससे पहले, यहाँ भी न का र हो जाएगा, तो आहर प्लस मुखम, ये र इस म के ऊपर चल जाएगा, आहर मुखम। गी प्लस पति, गी के बाद विसर्ग लग रहा है, मतलब इसमें अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग है, तो विसर्ग का र होगा, तो गिर प्लस पति, संयुक्त करेंगे तो र प के ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, गिरपति। और ध्यू प्लस पति, इसमें अंतिम वर्ण विसर्ग है, तो विसर्ग का र हो जाएगा, मतलब ध्यूर प्लस पति, और संयुक्त करेंगे तो ध्यूरपति। ये 2 सूत्र कंप्लीट हो गए अपने पास। अब ऋत्व कहाँ कहाँ पर होता है उसके लिए सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, केवल नियम लिख रहा हूँ, वो नियम लिखना है आपको, और उस नियम को मैं क्लियर करूँगा कि ये नियम यहाँ पर कैसे लगा है। नियम लिखिए, सत्व संधि, उत्तु संधि तथा विसर्ग लोप संधि के अतिरिक्त शेष स्थिति में रेफ यानी र ही शेष रहता है, मतलब जो अपन र करते हैं वही रहता है। अर्थात यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ के अलावा कोई वर्ण हो और विसर्ग के बाद अश प्रत्याहार यानी या तो स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या ह ये व र ल हो, तो विसर्ग या स के स्थान पर रेफ आदेश होता है। रेफ का मतलब र आदेश होता है। अब शेष स्थिति में यही बचता है कि आगे तो अ या आ हो और पीछे अश प्रत्याहार का वर्ण हो। इनके अलावा जो भी स्थितियां बनती है उनमें या तो सत्व संधि होती है या उत्तु संधि होती है या विसर्ग लोप संधि होती है। देखिए कैसे होती है ये। अपने पास अभी तक कुल मिला के 6 कंडीशन बनी है विसर्ग संधि में। देखिए ऋतु में क्या होता है, यदि र हो और र के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो र को विसर्ग हो जाता है। उत्तु में क्या होता है, आगे तो अ हो बाद में विसर्ग हो और फिर पीछे अ या हश प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग का उ हो जाता है। तीसरी बात, विसर्ग लोप में क्या होता है, आगे र या विसर्ग हो और पीछे भी र हो तो इस र का लोप हो जाता है विसर्ग लोप में। या फिर आगे अ या आ हो, इसके बाद विसर्ग हो और इसके बाद अस प्रत्याहार का वर्ण हो तब भी विसर्ग का लोप हो जाता है। सत्व संधि में क्या होता है, आगे विसर्ग हो या र हो, पीछे खर प्रत्याहार का वर्ण हो
तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। और अब अपन पढ़ रहे हैं ऋतु संधि। इसमें क्या हो, आगे अ या आ के अलावा कोई भी वर्ण हो और पीछे अश का वर्ण हो, इन दोनों के बीच में विसर्ग हो। देखिए यदि अ या आ हो, ये देखिए यहाँ पर इसमें दूसरे में आगे अ है, पीछे हर्ष प्रत्याहार का वर्ण दे रखा है, ये हर्ष प्रत्याहार अस प्रत्याहार के अंतर्गत ही आ जाता है, तो उत्व संधि हो जाती है अगर अ हो तो यहाँ पर इसने दे रखा है कि अ या आ से भिन्न हो। यहाँ भी देख लीजिए चौथे में भी, अगर अ या आ हो और पीछे अश प्रत्याहार का वर्ण हो तो वहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। लेकिन आगे अ या आ के अलावा कोई भी वर्ण हो, इसके बाद विसर्ग हो और इसके बाद अस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो विसर्ग का लोप नहीं होगा। फिर कौन सी संधि होगी, ऋतु संधि होगी, मतलब विसर्ग का र हो जाएगा। ये टेबल उतार लीजिए। मतलब कुल मिला के इस संधि में जो बात घट रही थी वो इस संधि ने पूरी कर दी है। इसको ऐसा का ऐसा ही उतार लीजिए आप। अब इसके उदाहरण देखते हैं। पहले ये स्थिति लिखो कि इसमें होता क्या है। जो मैंने नियम लिखा है उसको शॉर्ट में बताया है कि आगे तो अ या आ से भिन्न स्वर हो, प्लस उसके बाद विसर्ग या स हो, प्लस उसके बाद अश प्रत्याहार का वर्ण हो। अब अश प्रत्याहार में क्या क्या आता है, स्वर, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ह ये व र ल, इनमें से कोई चीज हो तो क्या होता है, विसर्ग या स के स्थान पर, इस विसर्ग या स के स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। ऐसी स्थिति बनती है। जो मैंने नियम लिखाया है उसी नियम को यहाँ पर शॉर्ट में बताया है। अब इसमें शब्द देखते हैं अपन। जैसे गुरोस या गुरोह प्लस भाषणम। यहाँ पर देखिए ये स दे रखा है या विसर्ग दे रखा है और इसके पहले कौन सा स्वर है, ओ स्वर है, मतलब आगे तो ओ है, ओ के बाद विसर्ग है, इस स को भी विसर्ग ही मान सकते हैं अपन। और इसके बाद क्या है, अश प्रत्याहार का वर्ण है। अश प्रत्याहार का वर्ण, अश में 3 4 5 आते हैं और ये प वर्ग का चौथा अक्षर है। ये देखिए प, फ, ब और भ कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पर, तो चौथा वर्ण है। तो क्या होगा, इस विसर्ग का आगे अ आ के अलावा कोई स्वर आने पर और पीछे अस प्रत्याहार का वर्ण आने पर इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। और क्या बनेगा, गुरोर भाषणम। अब जब इस र को इसके साथ मिलाएंगे तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा ये, तो क्या बनेगा, गुरोर भाषणम। दूसरा देखिए, जैसे आयु या आयुष प्लस वेदः। यहाँ पर देखिए ऊ है आगे, मतलब अ या आ के अलावा कोई वर्ण है, तो ऊ प्लस विसर्ग या सभी कह सकते हैं अपन, प्लस व। अब ये जो व है ये अश प्रत्याहार में आता है। अश प्रत्याहार में सारे स्वर आएंगे, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी आएगा और ह ये व र ल ये भी आता है, तो व आ गया। तो क्या होगा, इस विसर्ग या स के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। और र होने के बाद जब अपन इसको संयुक्त करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो आयुर हो गया और पीछे वेदा हो गया। अब इस र को किस पे चढ़ाएंगे अपन, इस व पे, तो क्या बनेगा, आयुर्वेदः। कुल मिला के ये देखना है आपको कि आगे तो अ या आ नहीं होना चाहिए,
और पीछे अस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए तो विसर्ग या स के स्थान पर र कर देंगे। इसके उदाहरण लिख लो। उदाहरण के लिए शब्द लिखिए, सारे सुन सुन के लिखने हैं आपको। इसमें कहीं पर मैंने स दे रखा है और कहीं पर विसर्ग दे रखा है, दोनों की जगह आपको र ही करना है। पहला लिखिए वायुस प्लस वाति, दूसरा विष्णोह प्लस माया, तीसरा हरिस प्लस गच्छति, रवेह प्लस गति, हरिस प्लस एति, विष्णुः प्लस आयाति, कविः प्लस अगायत, भ्रातुस प्लस इच्छा, मातुः प्लस इच्छा, अवनेश प्लस गति, पितुः प्लस इच्छा, मातुः प्लस आदेश, ये मातु है यहाँ पर, मातुः प्लस आदेश, हरेश प्लस इच्छा, धनुष प्लस धरः, धनु प्लस विद्या, आशीष प्लस वादः, ज्योतिः प्लस मयम, आविश प्लस भावः, मुनि प्लस अपि, पदातिस प्लस एवं। इनकी संधि करनी है। कुल मिला के कहीं पर भी स आ जाए या विसर्ग आ जाए तो इसको क्या कर देना है, र कर देना है। नियम के अनुसार देखना है आप, मैंने जो नियम लिखा है कि उसके अनुसार ये सारे शब्द बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। मैंने अब तक जितने भी शब्द लिखाए हैं उन सब शब्दों का परीक्षण आप उनके दिए गए सूत्रों से या नियमों से कर सकते हो। अब उत्तु संधि के कुछ अपवाद हैं जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, मतलब वो उस संधि में अपवाद है और इस संधि में बन रहे हैं, तो उनको देखिए। अभी मैंने उत्तु विसर्ग बोला था, वहाँ पर उत्तु विसर्ग संधि नहीं है, विसर्ग लोप संधि है, क्योंकि वो नियम विसर्ग लोप संधि में लागू होता है। तो अपवाद में लिख लीजिए, दो शब्द हैं, एक तो पुनः और एक अंतः। तो पुनः तथा अंतः शब्दों से पूर्व अ होने पर भी विसर्ग लोप संधि में क्या होता है, आगे अ या आ होता है, इसके बाद विसर्ग होता है और इसके बाद अश प्रत्याहार का वर्ण होता है। तो क्या होता है, इस विसर्ग का या तो ये हो जाता है या फिर इस विसर्ग का लोप हो जाता है, या तो ये हो जाता है या लोप हो जाता है। तो यहाँ पर ना तो ये होगा और ना लोप होगा, इसी वजह से अपवाद है ये। आगे अ होने पर तथा बाद में अश प्रत्याहार का वर्ण होने पर भी वहाँ विसर्ग लोप संधि न होकर ऋत्व संधि होती है, अर्थात विसर्ग का र आदेश हो जाता है। ये र को हलंत कर लेना, विसर्ग का र हो जाता है। जैसे ये लिख लो पूरा, जैसे शब्द देखिए, पुनः प्लस गणना, इस शब्द की संधि करनी है अपने को। जो विसर्ग लोप संधि पड़ी थी उसमें अपन ने एक सूत्र पढ़ा था, भो भगो अघो अपूर्वस्य यो अशी। तो वो क्या कहता था कि अ या आ के बाद विसर्ग हो और बाद में अश प्रत्याहार का वर्ण हो, तो क्या होता है, इस विसर्ग के स्थान पर ये आदेश हो जाता है और फिर हली सर्वेशाम, उसी के बाद एक पढ़ा था अपन ने हली सर्वेशाम, उस हली सर्वेशाम से इस ये का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर ये सारे ही कार्य नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ऋतु संधि होगी, मतलब इस विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। तो क्या होगा, पुनर् प्लस गणना, और जब इसको संयुक्त करेंगे तो क्या बनेगा, पुनर्गणना। ठीक है। एक अंतः वाला शब्द देख लो, जैसे अंतः प्लस गतः,
इसकी संधि करनी है। यहाँ पर वो ये अंत शब्द है, इसके बाद विसर्ग और इसके बाद अस प्रत्याहार का वर्ण है। आगे आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, अस प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, मतलब विसर्ग का ये होना चाहिए, परंतु यहाँ पर विसर्ग का ये नहीं होगा। क्या होगा? र हो जाएगा। तो क्या बनेगा? अंतर प्लस गतः, और जब संयुक्त करेंगे तो अंतर्गतः, ये शब्द बनेगा। अब इसके कुछ उदाहरण है जो लिख लेना। लिखिए इसके शब्द। पुनः प्लस निर्माणम, पुनः प्लस अवलोकनम, पुनः प्लस आवृत्ति, अंतः प्लस आत्मा, पुनः प्लस अपि, अंतः प्लस गमनम, अंतः प्लस गतः, पुनः प्लस आगमन और अंतः प्लस जालम। अगला सूत्र लिखो। कुप्वो कपोचः, कुप्वो कपोच। अब ये क के आगे भी अर्ध विसर्ग है और प के आगे भी अर्ध विसर्ग है। क के आगे अर्ध विसर्ग लगता है तो उसको कहते हैं जिह्वा मूल्य, और प के आगे अर्ध विसर्ग लगता है तो उसको कहते हैं उपदमानीय। क या ख के आगे लगेगा तो जिह्वा मूल्य, प या फ के आगे लगेगा तो उपदमानीय। तो यह सूत्र क्या कहता है? यदि विसर्ग से पहले ऋस्व अ हो और विसर्ग के बाद क ख या प फ हो तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से जिह्वा मूल्य या उपदमानीय। अगर क ख के आगे लगेगा तो जिह्वा मूल्य, प फ के आगे लगेगा तो उपदमानीय, यानी कि अर्ध विसर्ग हो जाता है। एक पक्ष तो यह है कि या तो अर्ध विसर्ग कर दो या फिर दूसरे पक्ष में विसर्ग ही यथावत रहेगा, या तो अर्ध विसर्ग हो जाएगा या फिर विसर्ग ही रहेगा। अब ऐसा का ऐसा ही सूत्र मैंने अभी जो पिछली संधि पढ़ाई थी, सत्व विसर्ग संधि, तो उसमें भी बताया था। पहले ये लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूं। उसमें क्या बताया था मैंने कि आगे अ हो, अ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद क ख या प या फ हो तो इस विसर्ग को स कर देते हैं। ये सत्व विसर्ग संधि में बताया था मैंने। यहाँ पर भी मैंने यही बात कही है कि आगे अ हो, अ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद क ख प या फ हो तो इस विसर्ग को या तो अपन अर्ध विसर्ग कर देंगे या विसर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में ये अंतर क्यों? तो देखिए वहाँ पर मैंने इस वजह से लिखाया था कि वहाँ पर बहुत सारे वार्तिक या फिर सूत्र हैं जो इस विसर्ग को स कर देते हैं, और यहाँ पर तो ये सूत्र है ही सही जो इस विसर्ग को क्या करता है, या तो अर्ध विसर्ग कर देता है या विसर्ग करता है। तो ये स किन किन सूत्रों से होता है, इनका मैं अभी एक इमेज बना के डाल दूंगा, उसमें देख लेना कि किन सूत्रों की वजह से वहाँ पर स हुआ था। वो आपके इतने काम के नहीं है, केवल शब्द याद रख लेना जिसमें काम चल जाएगा अपना। तो इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण देखने से पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये स किन किन सूत्रों से होता है। तो देखिए यहाँ पर भी अ है, अ या आ के बाद क ख या प फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। इन सूत्रों से होता है। ये सारे के सारे सूत्र है जिनकी वजह से यहाँ पर स होता है। अगर ये सूत्र नहीं होता और वो कुपो कपोच यही होता तो यहाँ पर भी क्या होता, वही स नहीं होकर अर्ध विसर्ग होता या फिर विसर्ग ही रहता। ये केवल आपकी उस उत्कंठता की शांति के लिए है जो आपके मन में अभी आने वाली है। तो मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया, इसको आप देख लेना। देखिए इसके उदाहरण, जैसे
बालः प्लस पठति, इसकी संधि करनी है अपने को। यहाँ पर ल में क्या है? अ है, अ के बाद क्या है? विसर्ग है, और विसर्ग के बाद क्या है? प है। तो इस विसर्ग को क्या कर देंगे अपन? प होने के कारण उपधमानीय में बदल देंगे। उपधमानीय का भी मतलब वही है अर्ध विसर्ग में। तो क्या हो जाएगा? ये अर्ध विसर्ग में इस तरह से बदलेंगे, और जब संयुक्त करेंगे तो बालः, ये अर्ध विसर्ग, और पठति। एक विकल्प और है अपने पास कि अर्ध विसर्ग में बदलो, विसर्ग का विसर्ग ही रख दो, तब क्या होगा अपने पास? बालः पठति। इस तरह से दोनों ही रूप बनेंगे, परंतु ये अर्ध विसर्ग आजकल कोई काम में नहीं लेता, ये रूप अधिक प्रचलित है। फिर भी आपको नियम के लिए याद रखना है कि अर्ध विसर्ग अपन कर सकते हैं। इसके उदाहरण लिखिए, और उदाहरणों की संधि आपको दोनों तरह से करनी है, एक में अर्ध विसर्ग बनाना है, एक में विसर्ग बनाना है। छात्रः प्लस करोति, यत्नः प्लस फलति, जनः प्लस खनति, मनः प्लस प्रसादः, रजः प्लस कणम, पुनः प्लस प्राप्ति, मनः प्लस प्रेम, अंतः प्लस कथा, अंतः प्लस कर्णम, अंतः प्लस पुरम, पयः प्लस पानम, मनः प्लस कामना, प्रातः प्लस कालः, अधः प्लस पातः, अंतः प्लस क्रिया, अधः प्लस पतनम, यशः प्लस प्राप्ति। अच्छा, वो किसी वीडियो में बताया था मैंने मनोकामना शब्द। तो मनोकामना शब्द संस्कृत के हिसाब से शुद्ध नहीं है। संस्कृत के हिसाब से मनः कामना, यह शब्द शुद्ध है। मनोकामना नहीं बनता, मनः कामना बनता है। किससे बनता है? इससे ही, कुप्वो क पो च, इस सूत्र से मनः कामना शब्द बनता है। ठीक है, ये संधि आपकी कंप्लीट। इसके कुछ अलग से 4-5 वीडियो और बनाऊंगा, विशेष रूप से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके काम के हैं। वो 11th 12th में इतने काम के नहीं हैं, और फिर भी आप उनको देखना चाहो तो देख लेना। ये 4-5 वीडियो अब बाद में बनेंगे। अभी 11th 12th का जो कोर्स चल रहा है उसको कंप्लीट कराएंगे। धन्यवाद।